Hello students. So in this lecture we will be discussing about wind energy. So let's begin with the basics of wind energy. तो विंड क्यों ब्लो करती है, तो इसके लिए मैंने डे और नाइट दोनों का हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो दिन में क्या होता है, जो लैंड के ऊपर की एयर है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म एयर आप जानते हैं ऊपर राइज करती है। तो यहाँ पे लैंड वाले हिस्से की जो एयर है वो राइज करके ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे आपका गैप क्रिएट हो जाएगा। तो जो पानी के ऊपर की एयर है वो इतनी गर्म नहीं होती लैंड के कंपैरिजन में। तो लैंड वाली तो ऊपर चली गई एयर, और यहाँ से फिर विंड ब्लो करेगी जो यहाँ पे गैप बन गया उसको फिल करने के लिए। तो दिन में जो हवा है वो वाटर से लैंड की तरफ को चलेगी, सी से लैंड की तरफ को। और नाइट में क्या होगा, उल्टा होता है। नाइट में जो वाटर बॉडी के ऊपर वाला आपका पोर्शन है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो वाली एयर ऊपर राइज करती है, और लैंड की ठंडी हो जाती है रात के समय ज़्यादा। तो अब ये वाली ऊपर चली गई है, अब लैंड से ब्लो करेगी टू फिल द गैप क्रिएटेड हेयर। तो इस तरह से होता है। So during daytime, air above the land heats up more than air above the water bodies. So hot air expands and rises up while cool air over the water bodies rushes to fill the space, और इनको winds कहते हैं। And at night the process is reversed. सो विंड टर्बाइन क्या है? विंड टर्बाइन एक ऐसा डिवाइस है जो विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और फर्दर हम उसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब दो बेसिकली फोर्सेस होती हैं जो विंड टर्बाइन पे एक्ट करती हैं। एक लिफ्ट फोर्स होती है और एक आपकी ड्रैग फोर्स होती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो टर्बाइन है तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है विंड टर्बाइन का वो कुछ इस तरह का होता है, और इसको हम एयरफॉयल भी कहते हैं। तो एयरफॉयल शेप जो है वो प्लेन्स में भी यूज़ होती है, जो विंग्स हैं उनके, जहाँ पे भी हमें लिफ्ट फोर्स चाहिए। ठीक है। तो लिफ्ट फोर्स बेसिकली है क्या, तो सपोज़ विंड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, और यहाँ पे टरबाइन है, मैंने जस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है उसके ब्लेड का। तो अब क्या है, ये जो आपका टरबाइन का ब्लेड है इस पे विंड तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो बट दोनों साइड्स में यहाँ पे और इधर में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक साइड लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और एक साइड हाई प्रेशर, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगती है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं। तो जो फोर्स विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही है उसको हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं, और एक और फोर्स लगेगी ड्रैग फोर्स, जो कि सेम डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन में जो लगेगी। ठीक है, इस एरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये आपकी ड्रैग फोर्स है जो उसको उसी डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रही है, और जो ऊपर की तरफ को लग रही है उसको हम लिफ्ट फोर्स कह रहे हैं, जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जैसा ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये एक क्रॉस सेक्शन ऑफ विंड टर्बाइन को दिखाता है, इसको एयरफॉयल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एरोज से विंड की डायरेक्शन दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं अपवर्ड जो एरो है वो लिफ्ट फोर्स दिखा रहा है। ठीक है, और जो सेम डायरेक्शन में ब्लैक कलर का एरो लगा है वो ड्रैग फोर्स को दिखा रहा है। तो लिफ्ट फोर्स क्यों लगी है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है दोनों साइड्स में। अपर ऊपर वाली साइड आप देख सकते हैं लो प्रेशर साइड लिखा है, और नीचे वाली साइड हाई प्रेशर साइड लिखा है। तो लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ को लगी है। सो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। और लास्ट पैराग्राफ में देखें तो ड्रैग फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द टर्बाइन ड्यू टू एयर फ्लो अक्रॉस दैम एंड इट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एयर फ्लो। ओके। सो अब नेक्स्ट लाइन देखिए, विंड टर्बाइन बेस्ड ऑन ड्रैग फोर्स प्रोवाइड हाई टॉर्क एंड लो रोटेशनल स्पीड। तो जो ड्रैग फोर्स के प्रिंसिपल पे जो विंड टर्बाइंस वर्क करती हैं उनका हाई टॉर्क होता है और लो रोटेशनल स्पीड होती है। तो इनको ज़्यादातर एप्लीकेशन सच एज वाटर पंपिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, उन एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं। एंड जो आपका लिफ्ट वाली टर्बाइंस हैं वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होती है। आप फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस देखिए,
So these turbines are used for electricity generation. They are talking about lift turbines. फर्स्ट पैराग्राफ में उन टर्बाइंस के बारे में बात की गई है जो बेसिकली लिफ्ट प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं. तो आप इसमें पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट लाइन, मीडियम टॉर्क एंड हाई रोटेशनल स्पीड and used for electricity generation, lift turbines. Now we'll discuss about the classifications of wind turbine. So first we have a vertical axis wind turbine, and also we have horizontal axis wind turbine. तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन अगेन 2 टाइप्स का है, डेरियस टाइप एंड सेवोनियस टाइप. तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो बेसिक स्टडी करते हैं. तो जैसा हम नॉर्मली आप सभी जब भी विंड टर्बाइन के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में जो पिक्चर बनती है वो इस तरह से 3 ब्लेड्स वाले स्ट्रक्चर की बनती है, जो कि जिसकी ब्लेड्स इस तरह से रोटेट कर रही होती हैं. तो वो जो रोटेशन है वो एक हॉरिजॉन्टल अगर एक्सिस हम इमेजिन करें उसके अराउंड हो रही है. तो ये इस टाइप की जो आपकी टर्बाइन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसका एक्सिस है, उसके अराउंड वो रोटेट हो रही है. पर कुछ टर्बाइंस होती हैं जिनका एक्सिस वर्टिकल होता है और इस तरह की उनकी शेप होती है डेरियस टाइप की. तो ये इस तरह से, मतलब आप सोच लीजिए ये एक्सिस है और ये इस तरह से इसके अराउंड रोटेट करती है ये जो स्ट्रक्चर है. तो ये आपका वर्टिकल एक्सिस होगा. तो वर्टिकल एक्सिस आपका डेरियस एंड सेवोनियस टाइप है. तो पिक्स से मैं आपको बताती हूँ आगे. तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट वर्टिकल एक्सिस में द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ वर्टिकल, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम ऑफ फील्ड. नाउ सेवेनियस एंड डेरियस टर्बाइंस जो हैं वो 2 वर्टिकल टर्बाइंस हैं. डेरियस टर्बाइन लिफ्ट फोर्स पे एक्ट करती है और सेवोनियस जो है दैट एक्ट्स ऑन ड्रैग फोर्स. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. सो इट इज़ योर डेरियस टाइप विंड टर्बाइन और रियल लाइफ में कुछ इस तरह से दिखती है. तो आप देख सकते हैं कि जब इसके ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो एक्सिस जो है वो वर्टिकल रह रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है. तो इट इज़ योर वर्टिकल एक्सिस. और ये आपका सेवोनियस टाइप विंड टर्बाइन है, उसका डायग्राम, और एक्चुअल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. नाउ 1 पॉइंट एक आप नोट करेंगे कि जो आपकी वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस हैं जिसमें कि विंड अगर इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब इसका एक्सिस विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, मींस विंड की डायरेक्शन में ही उसका एक्सिस है. तो वर्टिकल एक्सिस में इसको कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, इसको ग्राउंड पे भी रखा जा सकता है. तो जो जनरेटर का यूनिट होगा वो इस तरह से ग्राउंड लेवल पे होगा, जैसा कि हम पिक्चर डायग्राम में देखा होगा. इधर जनरेटर रखा है. पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हम स्टडी करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन को हाइट पे रखा जाता है काफ़ी. तो उसके लिए हमें स्पेशल उसकी कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना पड़ता है. और जो उसकी ब्लेड्स होंगी वो इधर होंगी और जो जनरेटर होगा वो इधर ही हाइट पे रखा जाता है. तो वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होता है जनरेशन और ट्रांसमिशन का हाइट पे. बल्कि वर्टिकल एक्सिस में कहीं पे भी उसको ग्राउंड पे प्लेस किया जा सकता है. तो ये एक डिफरेंस पॉइंट है. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ पैरेलल टू द स्ट्रीम ऑफ फील्ड, एंड दिस रिक्वायर्स स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू कीप जनरेटर, गियर बॉक्स एक्सेट्रा एट द हब हाइट पे. एज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड इंक्रीजेज विंड स्पीड इंक्रीजेज. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे ज़्यादा विंड होती है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज़्यादा पावर जनरेट की जा सकती है. तो ये इसका बेसिक डायग्राम है. अब हम इसके मेन पार्ट्स को स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ विंड टर्बाइन. सो फर्स्ट इज़ ब्लेड्स. तो जो ब्लेड्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और उनकी ज्योमेट्रिक शेप इस तरह से होती है कि लिफ्ट फोर्स क्रिएट हो सके, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलिएस्टर के बने होते हैं, मींस ग्लास फाइबर होता है और पॉलिएस्टर में रेनफोर्स किया जाता है उसको. और क्रॉस सेक्शनल जो शेप है विंड टर्बाइन की उसको एयर फॉइल और कहते हैं या फिर एरोफॉइल, एक ही बात है. आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल कर सकते हैं. तो एयरफॉइल शेप कहते हैं, जो कि आपके जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के उसकी भी वैसी ही शेप होती है. वो बेसिकली लिफ्ट क्रिएट करने का में हेल्प करती है.
एज यू कैन सी इस तरह का क्रॉस सेक्शनल व्यू रहता है एक ब्लेड का, जो कि एयरप्लेन के विंग से भी रिजेंबल करता है। और ये जो विंग्स हैं ये एक पॉइंट पे जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको हब कहा जाता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तीनों विंग्स जहाँ पे मिल रहे हैं, जिस पार्ट से अटैच्ड है, उसको हब बोलते हैं। सो आफ्टर दैट वी हैव हब। सो ब्लेड्स जो है वो विंड टर्बाइन के दे आर बोल्टेड टू द हब एज आई हैव डिस्कस्ड। तो जो ब्लेड्स जहाँ पे अटैच्ड हैं उसको हब कहते हैं। और जो मेन पीछे वाला पोर्शन है उसमें सारे अदर जनरेटर बॉक्स होता है, उसको नेज़ल कहते हैं, नेसेल। नेसेल में आपका गियर बॉक्स, जनरेटर, रोटर, ब्रेक, कंट्रोल सिस्टम्स, यॉ मैकेनिज़्म, ये सब होता है। तो अब हम इस मेन बॉडी की बात करेंगे जिसको नसेल कहते हैं। और नसेल में आपके ब्रेक, गियर बॉक्स, जनरेटर, कंट्रोल सिस्टम, यॉ मैकेनिज़्म, ये सब इस मेन बॉडी नसेल में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। So you can write it that it contains generator, gearbox, yawing mechanism, control system and it is placed on top of tower. Yawing mechanism के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी because it is also a very important mechanism. सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम डिस्कस करूँगी। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली कैसे आपकी जो ब्लेड्स का मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, क्या क्या मेन और इक्विपमेंट्स उसमें यूज्ड है वो हम स्टडी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का डायग्राम है। ये हब है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे और इधर तीन यहाँ पे ब्लेड होगी आपकी, यहाँ पे भी ब्लेड है, ये इस हब के साथ अटैच्ड है। ये आपका मेन बियरिंग है, जो रोटर है वो इस बियरिंग से अटैच्ड होगा। तो बियरिंग तो आपको जानते ही होंगे, अगर यू डोंट नो अबाउट बियरिंग देन यू कैन गूगल इट। इट इज़ अ मैकेनिकल कॉम्पोनेंट। तो रोटेशन में ये यूज़ होता है। इस यहाँ पे ये रोटर रोटेट करेगा। देन वी हैव अ मेन शाफ्ट। ये सब कंपोनेंट्स जो हैं वो नसेल में प्लेस्ड हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे गियर सिस्टम है। गियर इस क्योंकि जो स्पीड है ब्लेड की बहुत कम होती है, तो गियर मैकेनिज़्म से उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कराया जाता है। और यहाँ पे जनरेटर है, तो कंट्रोल सिस्टम है इधर। तो आप पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में देख सकते हैं द मेन पार्ट्स जो है वो है मेन शाफ्ट, then your gearbox, this is your gearbox, then we have generator. Mechanical power of rotor blades is transmitted to generator by two stage gearbox. जो मैकेनिकल पावर है वो डायरेक्ट जनरेटर को नहीं दी जा रही, थ्रू गियर बॉक्स दी जा रही है। और गियर बॉक्स का क्या काम है, इट इंक्रीजेज द स्लो स्पीड ऑफ रोटर ब्लेड्स टू जनरेटर स्पीड ऑफ 1000 to 1500 RPM. सो नेक्स्ट इज जनरेटर। तो जनरेटर AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है, कोई भी जनरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनस भी कर सकते हैं और इंडक्शन भी कर सकते हैं। इंडक्शन जनरेटर को एसिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है। तो सिंक्रोनस जनरेटर की कुछ डिसएडवांटेज रहती है वहाँ पे कि एक इसको हमें एक तो सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, इट हैज़ टू बी सिंक्रोनाइज्ड, जैसा कि हम हाइड्रो पावर में कर रहे हैं। तो हाइड्रो पावर में तो आप पानी का जो बहाव है उसको कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स आप गेट्स ओपन करके पानी को ज़्यादा फ्लो करवा सकते हो, गेट्स को बंद करके पानी को स्टॉप करा सकते हो। पर विंड में तो ऐसा नहीं होगा। विंड की स्पीड को आप, ऐसा तो नहीं है कि विंड को कभी आप ज़्यादा विंड, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, तो वहाँ पे वेरिएबल स्पीड हो जाती है। बल्कि सिंक्रोनस को कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके हम चलाते हैं, बट विंड टर्बाइन में ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए हम गियर सिस्टम्स का भी यूज़ कर रहे हैं जो स्पीड को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो सिंक्रोनस जनरेटर बेसिकली हमें सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है, उसकी सब कुछ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मैच कराना पड़ता है। बल्कि इंडक्शन जनरेटर को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, सेम। तो it can be directly connected to the grid, whereas it has to be synchronized. So next is your yaw control. Next important point, sixth point.
सो योर कंट्रोल क्या होता है बेसिकली, आप देखिए, एज्यूम करिए कि जैसे ये एक टॉवर है और इसके ऊपर ये हमने नसेल प्लेस करके रखा है। तो हमेशा हमें, और जो नसेल है जिसमें सारी ब्लेड्स और सारे जनरेटर होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसको हमें विंड की डायरेक्शन में रोटेट करवाना पड़ता है ताकि ब्लेड्स विंड को फेस करें। तो यहाँ पे भी एक मोटर लगा होता है इन दोनों के बीच में, जो इसकी नसेल की रोटेशन के लिए यूज़ होता है, ताकि हमेशा ब्लेड्स जो आगे लगी होंगी यहाँ पे वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में फेस कर सकें। So the yaw control turns the rotor and nacelle to face the wind. The modern large wind turbines are controlled to face the wind direction. And last sentence you can note down that this is done by yawing motor which continuously tracks and keeps the rotor axis in the direction of wind. सो नेक्स्ट इज़ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एक बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि विंड की स्पीड और डायरेक्शन आपके रोटर की उन सबको सेंस करता है। तो इस सीरीज ऑफ सेंसर्स मेजर द कंडीशंस इन विंड टर्बाइन। फॉर एग्जांपल विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय anemometer which helps in taking decision by microcomputer to stop as soon as wind speed exceeds rated speed। मीन्स एनीमोमीटर स्पीड मेजर करता है, और जैसे ही रेटेड स्पीड मतलब जिस स्पीड के बाद अगर आपका रोटर रोटेट करे देन इट कैन डैमेज, तो उस स्पीड को वो सेंस कर लेता है। अगर वो स्पीड रीच हो रही है तो उसी टाइम वो अपने जो रोटर है उसको, जो विंड टर्बाइन है उसको स्टॉप कर देगा। तो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स इन सेंसर से मेजर किए जाते हैं जो कि कंट्रोलर में होते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्रेकिंग। तो सब कभी कभी विंड टर्बाइन को स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो उसके लिए ब्रेक होती हैं, डिस्क ब्रेक्स, जो कि गियर बॉक्स में रखी होती हैं। नेक्स्ट इज़ टॉवर। तो टॉवर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको इतना लोड और विंड के लोड को होल्ड करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, मतलब इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो विंड की स्पीड को भी झेल पाए और जो रोटर का स्ट्रक्चर है उसको भी आसानी से होल्ड कर पाए। तो 15% जो है कॉस्ट टॉवर की होती है। इट कॉस्ट अबाउट 15% ऑफ टर्बाइन। पूरे टर्बाइन का 15% जो है वो टॉवर का कॉस्ट होता है। सो इसकी लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि बहुत कम जगहों पे ऐसी बहुत फ्यू एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। तो फर्स्ट लोकेशन है। सेकंड है कि कभी कभी इतनी विंड्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो एनर्जी तब प्रोड्यूस बहुत ही कम होती है या नाम मात्र के बराबर होती है। तो उस टाइम एक बैकअप का सोर्स का भी ज़रूरत रहती है। तो सो द विंड एनर्जी जनरेटर्स ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी सपोर्टेड बाय अ बैकअप सप्लाई, जिसकी वजह से ओवरऑल का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा हाइट पे, क्योंकि हमें टावर बहुत बड़ी हाइट का चाहिए, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी डिफ़िकल्ट है इतनी हाइट पे। एंड फोर्थ है कि विंड टर्बाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो विंड स्टॉर्म्स या जो लाइटनिंग है उसको भी वो विदस्टैंड कर पाए। सो सुटेबल साइट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ विंड। तो वहाँ पे ही लगाएंगे जहाँ पे विंड अवेलेबल हो, और विंड स्पीड रेंज दे रखी है 14 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो वहाँ पे काफ़ी खुला आपको स्पेस चाहिए जहाँ कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो, ताकि विंड फ्लो कर पाए और आपके ब्लेड्स के साथ हिट कर पाए। तो फ्री ऑफ ऑब्स्टेकल्स आपको लैंड चाहिए, तो ऐसा स्ट्रेच ऑफ लैंड होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है असेसिबिलिटी। जो प्लेस है वो इजीली असेसिबल होना चाहिए, जहाँ पे मशीनरी को ट्रांसपोर्ट किया जा सके इजीली। तो प्लेस शुड बी इजीली असेसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है ग्रिड प्रॉक्सिमिटी। तो साइट जो है वो पावर ग्रिड के नज़दीक होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। सो हेयर वी हैव फ्यू एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो फर्स्ट है कि इट इज़ फ्री है ये, और नेचुरल सोर्स है, रीन्यूएबल है। नेक्स्ट है कि इसमें कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो ऊपर होते हैं काफ़ी, तो जो निचला स्पेस है मतलब जो ग्राउंड है विंड टर्बाइन का, उसको फिर भी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो हाइट पे है तो निचली लैंड को स्टिल यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिमोट एरियाज़ में भी की जा सकती है, जहाँ पे विंड अच्छी अगर फ्लो कर रही है तो वहाँ पे रिमोट एरियाज़ को वहीं से आप लोकली सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर, विंड एनर्जी इज़ रीन्यूएबल। आफ्टर दैट वी हैव विंड एनर्जी टर्बाइंस आर अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ साइजेस। बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स से बेनिफिट ले सकते हैं।
आफ्टर दैट वी हैव डिसएडवांटेजेस. सो डिसएडवांटेज है कि विंड की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. तभी करेगा जब विंड सफिशेंट विंड फ्लो कर रही है. तो इट डज़ नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टाइम्स. तो नेक्स्ट है कि जो लार्ज ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैं ये कई बार आपकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो दे क्रिएट अ बैड लैंडस्केप, मीन्स नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट है नॉइजी होते हैं. दे शुड बी लोकेटेड अवेलेबल वेरी फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. नेक्स्ट, विंड टर्बाइंस को बनाते वक्त कुछ पोल्यूशन हो सकता है. नेक्स्ट है लार्ज विंड फार्म्स आर नीडेड टू प्रोवाइड पावर सप्लाई फॉर एंटायर एरिया. मीन्स बहुत ज़्यादा विंड टर्बाइंस की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. अगेन रेपिटेशन है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी जब विंड ब्लो नहीं कर रही है. आफ्टर दैट लिमिटेड टू विंड एरिया, सेम वही चीज़ बार बार रिपीट की हुई है इधर. लास्ट पॉइंट है कि इट मे अफेक्ट एंडेंजर्ड बर्ड्स. जो स्पीशीज़ हैं कुछ बर्ड्स की, उनको ये अफेक्ट कर सकता है.